हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। ठीक है, आज हम करेंगे दोस्तों जून 2012 का तृतीय प्रश्न पत्र। ठीक है, प्रश्न पत्र थोड़ा बड़ा है और वीडियो भी बड़ा हो सकता है। अगर ज्यादा समय लगा तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगी वीडियो को। ठीक है, तो जरा ध्यान दें। प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था यानी बाद की अवस्था का नाम क्या है? तो ध्यान रहे, अवहट्ट। अवहट्ट अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो 8 स्वर थे। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। ठीक है, जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं, इसी तरह से अपभ्रंश में कुल स्वर 8 थे। ठीक, अगला प्रश्न है, मगही कहाँ की बोली है? ठीक है, तो ध्यान रहे, बिहार की बोली है। मगही बिहार की बोली है और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक, अगला प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इतिहास। ठीक है, इतिहास भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो 10वीं शताब्दी के कवि थे पुष्पदंत। ठीक है, 10वीं शताब्दी, याद रखें। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहेपा की। सरहेपा की रचना है दोहा कोश। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, ध्यान दे जरा। तो काव्य उक्ति है, काव्य की रीति सीखी सुकविन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें। काव्य की रीति सीखी सुकविन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें। ये काव्य उक्ति किसकी है? तो भिखारी दास जी की। भिखारी दास की काव्य उक्ति है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, फिर से पंक्ति है, हरी रस पिया जानिए। हरी रस पिया जानिए, जे कबहू ना जाए खुमार। जे कबहू ना जाए खुमार यानी कबहू यानी कभी भी, जिसका खुमार कभी भी नहीं जाता, जिसने हरी का रस पिया है। ठीक है, मेमनता घूमत फिरई नाही तनकी सार। मेमनता घूमत फिरई नाही तनकी सार। ठीक है, इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? तो कबीर दास। कबीर दास की काव्य पंक्तियां हैं, हरी रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार, मेमनता घूमत फिरे नाही तनकी सार। ठीक, अगला प्रश्न है, देव कवि की रचना कौन सी है? तो भाव विलास। भाव विलास कवि देव की रचना है। भाव विलास, भवानी विलास। ठीक है, ये सब ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो सूरदास। सूरदास की रचना है दोस्तों साहित्य लहरी। ठीक है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास की रचनाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कीर्ति लता, कीर्ति पताका सूरदास की नहीं है, विद्यापति की रचना है। माफ कीजिए, गलती हो गई। ठीक है, और अवहट्ट भाषा में है कीर्ति लता, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे जरा, अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना विठल नाथ ने की। विठल नाथ, याद रखें। ठीक है, विठल नाथ के बाद थे कौन? वल्लभाचार्य। ठीक है, तो विठल नाथ के 4
शिष्य, फिर वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, इन 4 शिष्यों को मिलाकर कुल 8 शिष्य हुए थे। किसमें? अष्टछाप में। ठीक। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी है? तो हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक तुलसीदास जी की अंतिम रचना है। अगला प्रश्न, मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। कुतुबन की रचना है मृगावती। ठीक है, ध्यान रखें, मृगावती कुतुबन। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रुति समस्त हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, यह रचना किसकी है? तो ध्यान दें, तुलसीदास के रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। क्या है? श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक। क्या है? श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक। ये रचना यानी इस पंक्ति की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस में मिलती है और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, शब्द शक्ति के विषय में कथन है। क्या कथन है और किसका कथन है, ये बताना है। ठीक है, तो शब्द शक्ति के संबंध में है पहली बात कथन, जरा ध्यान से सुने। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ठीक है, किसकी पंक्ति है? तो ध्यान रखें, देव कवि की। देव कवि की पंक्ति है शब्द शक्ति के विषय में। ठीक है, एक बार फिर से सुने, अभिधा उत्तम काव्य है, यहाँ शब्द शक्ति है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक, तो ध्यान दें, अब शब्द शक्ति के विषय में पंक्ति किसने कही? देव कवि ने। अगर भूल भी जाओ तो तीनों शब्द शक्तियों को देख लेना पंक्ति के अंतर्गत। ठीक है, तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। कवि देव की पंक्ति है। देखते हैं अगला प्रश्न, रसराज, रस विलास, ललित ललाम और छंदसार, इनमें से मतीराम का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो छंदसार। छंदसार मतीराम का ग्रंथ नहीं है, बाकी रसराज, रसविलास और ललित ललाम, ठीक है, ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? मतीराम के हैं, जबकि छंदसार नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवि कौन से नहीं है? तो पद्माकर। पद्माकर रीति मुक्त कवि नहीं है, रीति मुक्त कवि नहीं है पद्माकर। ठीक, अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो ध्यान रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है चंडी चरित्र, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, याद रखें। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रश्न ये है। ठीक, तो भ्रमर गीत की पंक्तियां हैं, जरा ध्यान देना। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी, प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। फिर से सुने, ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी, प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। तो ये पंक्ति जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करना। भाषा योग वशिष्ठ, भाषा पदम पुराण, नासिकेतोपाख्यान, दृष्टांत सागर, इनमें से गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? तो ध्यान रखें, नासिकेतो उपाख्यान की। ठीक है, सदल मिश्र जी की रचना है नासिकेतो उपाख्यान। ठीक है, तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, नासिकेतो उपाख्यान। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें। निसहाय हिंदू, ध्यान से सुने, निसहाय हिंदू इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है निसहाय हिंदू। अगला प्रश्न है, रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती,
तप्ता संवरण तथा संयोगिता स्वयंवर, इनमें से श्रीनिवास दास जी का नाटक कौन सा नहीं है? ठीक है, तो महारानी पद्मावती, महारानी पद्मावती लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक नहीं है। इसके अलावा रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण और संयोगिता स्वयंवर, ये सभी लाला श्रीनिवास दास जी के नाटक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करें जरा। राजा लक्ष्मण सिंह, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? तो 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो मूल रूप से कालिदास जी की रचना है। ठीक है, जिसका अनुवाद 1863 ईस्वी में यानी 1863 में राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का नाटक प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली किससे प्रभावित है? तो भारत दूरदशा नाटक से, भारत दूरदशा नाटक से प्रभावित है। ठीक, क्या? प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी बन गया कि प्रबोध चंद्रोदय किस शैली का नाटक है? तो प्रतीकात्मक शैली का नाटक है। ठीक है, तो प्रतीकों के माध्यम से बात की गई है इस नाटक में। और ध्यान रहे, प्रबोध चंद्रोदय और भारत दूरदशा दोनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका, माफ कीजिए फिर से सुने, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादन कर्म से जुड़े थे? तो ध्यान रहे, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। तो ध्यान रहे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है हिंदी प्रदीप पत्रिका। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास, अग्निलीक, भ्रमरदूत तथा अंधा युग, इनमें से कृष्ण कथा पर आधारित रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर है अग्निलीक। अग्निलीक कृष्ण कथा पर आधारित काव्य नहीं है। ठीक है, बाकी प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है, महाकाव्य है। फिर है भ्रमरदूत, फिर है अंधा युग, धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। ठीक, तो ये सभी कृष्ण कथा पर आधारित रचनाएं हैं, जबकि अग्निलीक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, शिव शंभू के चिट्ठे, इसके निबंधकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध हैं शिव शंभू के चिट्ठे और खत। ठीक है, ये दो निबंध याद रखें, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियां हैं, पूछी जा रही हैं किस कवि की हैं? तो ध्यान दे जरा, जो घनीभूत पीड़ा थी, घनीभूत शब्द याद रखें, मैंने पिछले प्रश्न पत्र में भी कराया है, गौर करें। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ठीक है, तो जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, धिक् धाय तुम यों अनाहुत, धिक् धाय तुम यों अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ध्यान रहे, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी की पंक्ति है, धिक् धाय तुम यों अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। ठीक है, ध्यान रखें, अनाहुत और श्रेष्ठ कुल ये शब्द आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति है, ध्यान दें, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपर्युक्त मत किसका है? तो अज्ञे का, अज्ञे का मत है
कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। अगला प्रश्न है अनंत देवी। अनंत देवी नाटक की पात्र कौन है? अनंत देवी किस नाटक की पात्र हैं? तो ध्यान रहे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक की पात्र हैं अनंत देवी। और यह नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, गौर करें, मिलन, पथिक, नहुस तथा स्वप्न, इनमें से राम नरेश त्रिपाठी जी का खंड काव्य कौन सा नहीं है? तो नहुस। ठीक है, नहुस राम नरेश त्रिपाठी जी का खंड काव्य नहीं है। इसके अलावा मिलन, पथिक और स्वप्न, ये तीनों की तीनों खंड काव्य हैं और राम नरेश त्रिपाठी जी के खंड काव्य हैं। ठीक है, नहुस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, नहुस किसका है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, ध्यान रखें, गौर करें। अगला प्रश्न है, क्या है? मुन्नी मोबाइल। मुन्नी मोबाइल उपन्यास किसका है? तो प्रदीप सौरभ जी का उपन्यास है मुन्नी मोबाइल, प्रदीप सौरभ। फिर है पिंजरे में मैना। पिंजरे में मैना आत्मकथा किसकी है? तो ध्यान रहे, चंद्र किरण सोने रिक्शा की आत्मकथा है पिंजरे की मैना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आलोचना का विषय। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखें, टी.एस. इलियट का। टी.एस. इलियट का कथन है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, रस के विषय में किसके? रस के विषय में उपर्युक्त स्थापना किसकी है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो जरा देखें क्या है स्थापना। ठीक है, सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्हवे। क्या है? सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्हवे। वेदांतर स्पर्श शून्यो वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदर। वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदर। लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित प्रमा त्रिभिः। ठीक है, लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित प्रमा त्रिभिः। ठीक है, स्वाकार वद भिन्नत्वे। स्वाकार वद भिन्नत्वे नाय। स्वाकार वद भिन्नत्वे नायम आस्वाद्यते रसः। ठीक है, स्वकार वद भिन्नत्वे नायम आस्वाद्यते रसः। तो रस के विषय में उपर्युक्त स्थापना आचार्य विश्वनाथ की है। किसकी? आचार्य विश्वनाथ की स्थापना है, ध्यान रखें। और आचार्य विश्वनाथ की प्रसिद्ध रचना है साहित्य दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न है, 8वां सर्ग। कंधे पर बैठा था शाप, शकुंतला की अंगूठी तथा आषाढ़ का एक दिन, इनमें से कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक नहीं है। तो शकुंतला की अंगूठी कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक नहीं है। इसके अलावा 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था शाप और आषाढ़ का एक दिन, ये सभी नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले साहित्यिक वाद देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले है छायावाद के बाद है प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर प्रपद्यवाद। ठीक है, प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले छायावाद,
फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर प्रपद्यवाद। याद रखेंगे ये सभी साहित्यिक वाद हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न, जीवन काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो गौर करें जीवन काल की दृष्टि से, ठीक है। सबसे पहले सूरदास, फिर केशवदास, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, फिर सोहनलाल द्विवेदी जी, ठीक है। युग के आधार पर भी अलग करेंगे तो भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, केशवदास रीति काल के, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी आधुनिक काल के हैं एक तरह से, ठीक, और सोहनलाल द्विवेदी जी भी आधुनिक काल के हैं, ठीक। ध्यान रखें सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी और सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न भी बन सकता है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करें, रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले कुवलय माला कथा, ठीक है, कुवलय माला कथा, फिर है राहुल वेल, रोड़ा कवि की रचना है राहुल वेल, फिर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर की है, ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर है वर्ण रत्नाकर, ठीक है, वर्ण रत्नाकर, ध्यान रखें ज्योतिश्वर ठाकुर। तो सबसे पहले रचना काल की दृष्टि से कुवलय माला कथा, फिर है राहुल वेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर है वर्ण रत्नाकर, ठीक। तो ध्यान रखें ये सही अनुक्रम में है। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से, ठीक है, रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हरिऔध जी की रचना प्रिय प्रवास, फिर मैथिली शरण गुप्त जी की रचना साकेत, फिर है तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास किसकी है? ये सूरदास की रचना है, फिर है कृष्णायन, कृष्णायन, ठीक है। तो ध्यान रखें सबसे पहले प्रिय प्रवास, फिर साकेत, फिर तुलसीदास, फिर है कृष्णायन, ये सभी रचनाएं रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर दिनकर की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले दिनकर की कृति मिट्टी की ओर, फिर है संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, फिर है वट पीपल, फिर है दिनकर की डायरी। तो ध्यान रहे मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, वट पीपल और दिनकर की डायरी, ये सभी रचना काल के आधार पर दिनकर जी की कृतियां हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले वीराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, ठीक है, फिर है चित्रलेखा, फिर है बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, फिर है सुहाग के नुपुर, ठीक है। तो सबसे पहले वीराटा की पद्मिनी, फिर चित्रलेखा, ठीक है, भगवती चरण वर्मा की रचना है चित्रलेखा, फिर है बूंद और समुद्र, ठीक है, फिर है सुहाग के नुपुर, ये सभी क्या हैं? ये सभी रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले सेवा सदन, फिर है रंग भूमि, फिर है गबन, फिर है गोदान, ठीक है। तो सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान, ठीक है, ये सभी इनके उपन्यास हैं, ध्यान रखेंगे। गोदान इनका अंतिम उपन्यास है और मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, किसका? प्रेमचंद का, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, और कहानी अंतिम है कफन प्रेमचंद की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले बड़े भाई साहब, फिर है उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी, फिर है डैफोडिल जल रहे हैं, फिर है पाल गोमरा का स्कूटर। तो ध्यान दें, रचना काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम है बड़े भाई साहब, वापसी, डैफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर, ठीक है। ध्यान रखें पाल गोमरा का स्कूटर कई बार रिपीट हो गई है, तो इस कहानी के लेखक आप पता कर लें, ठीक है।
और अगर आपको अपनी पुस्तकों में ना मिले तो मेरे रामबाण संकलन के वीडियो हैं कहानियों के, तो एक बार उसको देख लें दोस्तों, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आपको सारी चीजें और सारी कहानियां सही समय के साथ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा जी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें, सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा का नाटक है द्रौपदी। याद रखें दोस्तों, द्रौपदी इनका कई बार पूछा गया नाटक है, और 8वां सर्ग, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान दें। द्रौपदी, 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी। क्या है? फिर से सुने, द्रौपदी, 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी, ये सभी सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक हैं, रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखें कृतियां, गौर करना, सबसे पहले पल्लव, फिर कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है, फिर है दीपशिखा महादेवी वर्मा, फिर है कुकुरमुत्ता निराला की कृति है, ठीक। पल्लव किसकी है? पंत की। तो ध्यान दें, सबसे पहले देखो, रचनाकारों को भी अगर आप क्रम में लगाएंगे तो भी आप जान जाएंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव, फिर है जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी, ठीक है, जिसका समय 1935, फिर है दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना, फिर है कुकुरमुत्ता किसकी? निराला की रचना। तो चारों की चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है, इनके समय को भी आप याद कर लें दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करें, रचना काल के आधार पर अज्ञे की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले अज्ञे की रचना है भग्नदूत, 1933, ठीक है, 1933 है इसका समय, भग्नदूत। फिर है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, फिर है बावरा अहेरी, बावरा अहेरी, फिर है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। इस रचना को अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो ध्यान दें, अज्ञे की रचनाएं हैं भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, ये सभी रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम है। किसकी रचनाओं का? अज्ञे की रचनाओं का, ठीक है। सारी रचनाएं याद कर लें दोस्तों, ऑप्शन में आपको मिल सकती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, जीवन काल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो गौर करें, जीवन काल की दृष्टि से सबसे पहले श्रीधर पाठक जी, ठीक है, फिर मैथिली शरण गुप्त जी, फिर दिनकर, फिर अज्ञे, ठीक। तो सबसे पहले श्रीधर पाठक, फिर मैथिली शरण गुप्त, फिर दिनकर, फिर अज्ञे, ठीक है। अलग अलग साहित्यिक युग के कवि हैं ये, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कवि लेखक हैं, ठीक। तो गौर करें, सबसे पहले श्रीधर पाठक, फिर मैथिली शरण गुप्त, फिर दिनकर और फिर अज्ञे प्रयोगवादी कवि हैं, ठीक है। ध्यान दें, और जीवन काल की दृष्टि से सभी रचनाकार सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, रचना काल की दृष्टि से कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो देखें, सबसे पहले कविता है निराला की कविता सरोज स्मृति, ठीक है, सरोज स्मृति। फिर है अज्ञे की कविता असाध्य वीणा, जो कि एक लंबी कविता है, ठीक। फिर है मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है पट कथा। तो ध्यान रखें, सबसे पहले सरोज स्मृति, फिर असाध्य वीणा, फिर अंधेरे में, फिर पट कथा, ये सभी कविताएं हैं जो कि रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से दोस्तों कितना ज्यादा पूछा जा रहा है रचना काल की दृष्टि से, ठीक है। तो आप सभी के रचना काल और सभी रचनाओं को ध्यान में रखेंगे, खासकर रचनाकारों को भी, और जो इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं उन्हें तो आप याद ही कर लें। छायावाद के चारों की चारों, ठीक है, स्तंभ यानी कि पंत, प्रसाद जी,
निराला और महादेवी वर्मा, इन चारों को अच्छे से कर लें, इनकी रचनाओं को भी। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो ध्यान दें, सबसे पहले युग की गंगा, युग की गंगा, फिर है सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, फिर है फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, फिर है मिट्टी की बारात। ठीक है, मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन जी की रचना है, मिट्टी की बारात। तो ये सभी ध्यान दें एक बार फिर से, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात, ये सभी रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम में लगी हुई कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, ब्राह्मी लिपि के विकास का सही अनुक्रम क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम पूछा जा रहा है। सही उत्तर है, ध्यान दें, ब्राह्मी लिपि सबसे पहले आई, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि से होती हुई देवनागरी तक लिपि तक के विकास को देखना है। तो जरा इस प्रश्न को मेरी सलाह से आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो ध्यान दें जरा, ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि। ठीक है, तो ये सभी ब्राह्मी लिपि के विकास का सही अनुक्रम है। ठीक, अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, स्थापना है दोस्तों, बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है, बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है। तर्क है, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। तो जरा ध्यान दें, ऊपर तो बात हो रही है संभावना की और नीचे बात हो रही है दूसरे तर्क में क्या है, निश्चितता की। ठीक, तो ये अपोजिट हो गए एक दूसरे के। तो ध्यान देना, ए सही है, ए सही है, संभाव्यता, बिंब में अर्थ की संभाव्यता रहती है, निहित होती है। ठीक, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है दोस्तों, निश्चित अर्थ नहीं होता है। ठीक है, एक ही चीज के कई अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, संदर्भ से हम पता लगाते हैं कि इसका सही अर्थ क्या होगा। ठीक, तो जरा ध्यान दें, ए सही और आर गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थापना, गौर करना जरा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। ठीक है, तर्क है, क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है, क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। और मैं आपको बता दूं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियां हैं, उनके निबंध कविता क्या है से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्थापना, ध्यान देना, स्थापना, प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे। ठीक है, तर्क है, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है। तो इसमें ए सही है और आर गलत, यानी कि तर्क गलत है, स्थापना सही है। ठीक, ध्यान देंगे। अब कैसे, तो ध्यान देना जरा, प्रेमचंद की बात बता रहे हैं यहाँ। प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ मानते थे, यानी कि यथार्थवाद तो श्रेष्ठ है ही, उससे ज्यादा श्रेष्ठ है आदर्शवाद। ऐसा किसने माना? प्रेमचंद ने। ठीक है, तो ध्यान रखें, जबकि तर्क है क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है। ठीक है, तो ये कथन गलत है, संपूर्ण जीवन दृष्टि नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद के अंत तक आते आते उनकी दृष्टि ही बदल गई थी। ठीक है, बदल गई थी दोस्तों। आदर्शवाद, पहले आदर्शवाद थी, ठीक है, फिर यथार्थवाद हो गई। ठीक है, इस तरह से कुछ है, एक शब्द आता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। ठीक है, तो ऐसे बदली थी। तो ध्यान रखेंगे, ए सही, आर गलत है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, स्थापना है, क्या है? कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है, कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो
विचार शून्य हो, जो विचार शून्य हो। तर्क है क्योंकि कला विचारों से पलायन है, कला विचारों से पलायन है। बिल्कुल गलत हैं दोनों, ठीक है। तो ए और आर दोनों ही गलत हैं। कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है। विचार पर आधारित ही होता है साहित्य, ठीक है। और साहित्य पढ़ने के बाद लोगों के विचार बदलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो विचार शून्य कैसे हुआ? ठीक। फिर क्योंकि कला विचारों से पलायन है, बिल्कुल भी नहीं है। विचार जब केंद्रित होते हैं तब कला के रूप में कविताएं, कथाएं, नाटक ये सभी निर्मित होते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना दोनों ही गलत हैं इसमें, ए और आर दोनों ही गलत। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, गौर करेंगे। स्थापना है दोस्तों, स्थापना है कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क है क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है, ठीक है। क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। कहानी क्या है?